किसी और से शादी कर लेने के बाद भी वो मेरे साथ। तो दोस्तों, ये किस्सा है हमारे लड़कपन का, जिसको टीन एज भी कहते हैं। हमारे नाना जी के घर के नज़दीक दो अति सुंदर बहनें रहती थी, जो हमेशा एक साथ अपने छज्जे में, जिसको बालकनी भी कहते हैं, खड़ी होती। बाहर जाती तो साथ जाती थी। हम थोड़े बदमाश और शरारती टाइप के थे, मगर हमको लड़कियों की शराफत और सादगी बहुत आकर्षित करती थी। सब तरफ से जांच करवाने पर ये ही पता चलता था कि ये दोनों बहनें किसी को आंख उठाकर भी नहीं देखती और हमेशा साथ रहती हैं। अब हमने अपनी नजरें उठाकर उनको देखना शुरू किया तो हमको उन दोनों में से बड़ी वाली बहन अच्छी लगी। अब हमने नैन मटक्का शुरू किया तो समस्या ये आ गई कि दोनों ही देखकर मुस्कुराने लगी। अब हम शुरू से रेलवे की रिजर्वेशन प्रणाली के समर्थक रहे हैं, तो भला हम क्यों किसी को वेटिंग लिस्ट से बाहर करते। सो हमने सावधानी से दोनों को आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराते हुए गर्दन को एक तरफ कभी दूसरी तरफ करके मुस्कुराहटों का हसीन हमला शुरू कर दिया। इस बात का खास ख्याल रखा कि जब एक को देखे तो दूसरी ना देखे और दोनों को ये ही लगे कि हम उसी को देख रहे हैं। हमको उस समय दोस्तों को कोड नाम देना बहुत पसंद और सुविधाजनक लगता था। सो हमने उन बहनों को भी कोड नाम दिया। बड़ी वाली का नाम हमने चिलगोजा और छोटी का चेरी रखा। अब बस यूं ही नजरें मिलाते हटाते नजरों से बातचीत चल ही रही थी कि चिलगोजा, जो हमको पसंद थी, उसकी मुस्कान हमको इशारा देने लगी कि वो हमारी आरक्षण नीति को पहचान गई है। अब हम ज्यादा रिस्क ले नहीं सकते थे, तो हमने चिलगोजे पर से अपना फोकस हटाकर चेरी पर ध्यान केंद्रित कर दिया। एक दिन अचानक हम टहल रहे थे तो चेरी साइकिल चलाती हमारे पास एक गली में शाम ढलते वक्त आई और बोली, क्या बात करनी है आपको, बोलो। हम अवाक हुए। इस वार्तालाप रूपी हमले से संभालते हुए सुरक्षित दूरी बनाते हुए बोले, क्यों, तुमको नहीं पता कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। वो मुस्कुराकर सर झुकाते हुए नजरें उठाकर बोली, तो बोलिए ना। हमने अब भी सुरक्षा को प्राथमिकता समझकर कहा, देखो, तुम जाओ, कोई देख लेगा। तुमको पता ही है कि हम क्या कहेंगे, तो क्यों नहीं तुम मेरी अनकही समझकर मुझे जवाब दे देती। अब वो शर्मा कर अपनी साइकिल पर बैठकर पेंडल मारते हुए बोली, लव यू, और चली गई। झूठ नहीं कहूंगा, उस दिन वाकई गर्म हवाओं में भी ठंडक महसूस होने लगी। खुशी का तो मानो कोई ठिकाना ही नहीं था। जोर की भूख लगने लगी। बिना बात के मुस्कुराहट ने हमारे होठों पर घर बना लिया था। अब तो इश्क 7वें आसमान पे था। दिल का कनेक्शन ऐसा कि हम दिल में याद करते थे और वो अपनी बालकनी में आ जाती थी। वो ना भी दिखे तो धूप में सूखता उसका दुपट्टा भी दिल को सुकून दे देता था। उसने बहुत से प्रेम पत्र हमको लिखे। पत्रों में हमारा दर्जा भगवान जैसा वो लिखती थी। उसकी दी हुई उसकी तस्वीर शर्ट के अंदर रखकर हमको ऐसा लगता था कि कोई कवच पहन लिया हो। कभी भी किसी से गुस्साबाजी हो जाती तो उस तस्वीर के एहसास पर से हमको दर्द नहीं होता था। हम हर लड़ाई जीतते थे। हमने एक साथ जीवन जीने का कोई वादा कभी इसलिए नहीं किया क्योंकि एक दूसरे के बिना भी रहना पड़ सकता है, ये सोच ही नहीं आती थी। इसी दौरान हमारे नाना जी का देहांत हो गया और हमारा आना जाना और चेरी से मिलना कम हो गया। इश्क पूरे सबाब पर था और इस कदर था कि हम घर का सामान लेने भी जाते तो 9 किलोमीटर दूर चेरी के घर का चक्कर लगाकर सामान लाते। चेरी भी बेइंतहा मोहब्बत करती थी, जो हमको महसूस भी होती थी। इस सब के बीच एक बार हम चेरी के घर के नजदीक पार्क में उसके आने का इंतजार अपने 2 दोस्तों के साथ कर रहे थे कि वो शाम के अंधेरे में हमारे नजदीक आई और बोली, मुझे आपसे कोई मतलब नहीं रखना है। मैं सिर्फ ये कहने आई हूँ कि आप मेरी फोटो और लेटर्स मुझे वापस कर दो और मेरी जिंदगी से चले जाओ। अब आप इसको हमारी ईगो कहिए या जो भी। हमने चेरी से नहीं पूछा
कि क्यों ऐसा कर रही हो। हालांकि हमने उसके चेहरे पर शर्मिंदगी देखी थी, क्योंकि वो जो कह रही थी उसके पीछे उसके पास कोई कारण नहीं था। हम उसके जाने के बाद दोस्तों से जाने को कहकर उसी पार्क में बैठकर घंटों आंसू बहाते रहे। अगले दिन हमने ईमानदारी से उसके सब लेटर्स और फोटो उसको दी, तो उसने कहा, सुनो, आप मुझे 1500 रुपए उधार दे सकते हो। हमने बिना कुछ कहे वो पैसे उसको दे दिए और चश्मे के पीछे अपनी नाम आंखों को छुपाते हुए बाइक स्टार्ट करके चल दिए। उसके बाद हमने उस गली की तरफ कभी मुड़कर नहीं देखा। हमको ऐसा धोखा मिला था जिसमें हमारी कोई गलती नहीं थी और ना ही हमको हमारी गलती बताई गई थी। हमने तो अपनी तरफ से पाक मोहब्बत की थी, कभी शारीरिक संबंधों के बारे में कोई सोच भी नहीं आई थी। फिर भी हमारे साथ ऐसा हुआ तो ये असहनीय था हमारे लिए, मगर हम सब इसलिए सह गए क्योंकि हमारी मोहब्बत थी वो, और उसकी खुशी या फैसले के आगे हम कोई दलील पेश करके खुद को कमजोर नहीं दिखाना चाहते थे। हम यूं भी अपने को संभाल कर रखते थे क्योंकि हमको अपनी पहली मोहब्बत यानी अपनी माँ की चिंता खुद से ज्यादा रहती थी। इसलिए खुद को नुकसान पहुंचाकर अपनी माँ को तकलीफ देने का गुनाह हम कभी करने की सोच भी नहीं सकते थे। अब क्योंकि हमारी मोहब्बत सच्ची थी और हमने कभी जोर जबरदस्ती या कोई गलती मोहब्बत के दौरान नहीं की थी, तो सब्र रहता था कि जो भी हो हम गलत नहीं हैं और हमने अपनी मोहब्बत का पूरा नहीं सोचा और कभी लव लेटर या फोटो दिखाकर अपनी मोहब्बत को बदनाम भी नहीं किया। अच्छा करने का एहसास ही सुकून देने को काफी था। महबूबा तो नहीं थी, मगर हमारा इश्क हमारे दिल में बाकी था। 6 साल बाद वो फिर हमको अचानक से मिली। उसकी शादी हो चुकी थी। हमारी बातचीत फिर शुरू हुई। बातचीत की वजह वो उधार दिए पैसे लौटाना चाहती थी। बातचीत होते हुए एक बार फिर वो हमारे इश्क में गिरफ्तार हो गई। वो हमसे बात करती तो करती ही रहती। हमने समझाया कि ये सब अब गलत है, तो वो बोली, ठीक है, कुछ भी गलत नहीं होगा, हम दोस्त तो रह सकते हैं ना। हमने हाँ कहा, मगर हम जानते थे कि वो मोहब्बत करने लगी है। एक रोज हम मिले और उसने बताया कि वो हमको अपनी सहेली के भाई से उस वक्त मोहब्बत करने की वजह से छोड़कर चली गई थी। बाद में उसने उसके साथ बहुत दुख भोगे। उसने कहा, तुमने एक बार भी मुड़कर नहीं देखा, कभी मिलने भी नहीं आए, जानने की कोशिश भी नहीं की मेरे बारे में। मैं तुमको याद करती थी। तुम्हारी अच्छाई मुझे हमेशा याद रही कि कैसे तुमने कभी मुझे किसी बात के लिए मजबूर नहीं किया। मेरे मांगने पर सभी लेटर्स फोटो भी दे दिए थे। मैंने कहा, ये सबका अब कोई फायदा नहीं, मेरा प्यार मेरे में सीमित है। मैं तुमको कोई तकलीफ तब भी नहीं देना चाहता था और अब भी नहीं दूंगा। दोस्तों की तरह हमारी बातें होती रही। इसी दौरान एक दिन उसने कहा वो मुझसे मिलना चाहती है। मैंने उसको मिलने को मना कर दिया। वो नहीं मानी और मेरे घर आ धमकी। मैंने उससे कहा, क्या हुआ, क्यों मिलना था? वो बोली, मुझे आपके गले लगना है, बस एक बार। मैं कुछ कह पाता उससे पहले वो लिपट गई मुझसे और इतना रोई कि क्या कहूँ। उस भावुक पल में मुझे एहसास हुआ कि वो खुद पर काबू रख पाने में नाकाम हो रही है। तो मैंने बिना उसके कुछ कहे कहा, तुम फिक्र ना करो, मैं माँ की कसम खाकर कहता हूँ कि तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करूँगा। वो आधे घंटे मेरे गले लगकर रोई। जब जाने लगी तो उसकी आंखों में मोहब्बत की जगह इज्जत थी। उसने मेरे हाथ को अपने माथे से लगाकर आंसुओं से भिगोते हुए कहा, कोई और होता तो शायद बदला लेने के लिए आज मेरा जीवन बर्बाद कर देता, मगर तुम जानते थे कि आज मैं तुमको नहीं रोकती क्योंकि मैं बहक गई थी। तुमने तब भी मुझे संभाला और तुम खुद को काबू में रख सको इसलिए माँ की कसम का सहारा लिया। काश तुमको मैंने धोखा नहीं दिया होता। आज मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने कितनी बड़ी गलती की थी। बस उसके इन भावुक शब्दों ने
मेरे पुराने जख्मों पर मरहम का काम किया और किसी का भला करने के एहसास से दिल भर आया। एक सुकून सा महसूस हुआ। अब हमने फैसला किया कि हम अब कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमारे मिलने से उसका शादीशुदा जीवन खराब हो सकता था। हम केवल अच्छे दोस्त रहने का वादा करके जुदा हो गए और फिर कभी नहीं मिले। अब बस जब भी वो तकलीफ में होती है तो फोन पर बात होती है और उसकी तकलीफ दूर होने पर बात खत्म हो जाती है। ये भी अच्छा है, तकलीफ में लोग उसे ही याद करते हैं जो दिल के करीब होते हैं। इसलिए जनाब, हमने अपने अनुभव से ये ही सीखा है कि जब आप किसी से प्यार करते हैं तो उसका बुरा करने की सोच भी नहीं सकते। आप सही और सच्चे हैं तो आपकी सच्चाई आपको एक दिन सम्मान जरूर दिलवाएगी। इसलिए बदला लेने या खुद का बुरा करने से बेहतर है अपनी नाकाम मोहब्बत को अपने दिल में सहेज कर रखना। मोहब्बत से भी अगर कुछ बड़ा है तो वो है महबूबा से मोहब्बत के साथ इज्जत पाना। और इज्जत आपको आपके अच्छे कर्म आज नहीं तो कल जरूर दिलवा देंगे। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे न्यू स्टोरी के नोटिफिकेशन आपको